बेटा नेक्स्ट वी टॉक अबाउट लिरिकल एसे। लिरिकल शब्द किससे बना है? लायर से, LYRE। और लायर एक ख़ास तरह का म्यूज़िकल इंस्ट्रूमेंट है, थोड़ा यू शेप का इंस्ट्रूमेंट है। उसके अंदर सितार और गिटार की तरह तारें पड़ी होती हैं, स्ट्रिंग्स पड़ी होती हैं, और अगर आप उन स्ट्रिंग्स पे प्ले करते हो तो उसके अंदर से एक म्यूज़िकल आवाज़ आती है। सो लायर जो है वो ग्रीक माइथोलॉजी से लिया गया एंड इट्स अ वेरी पॉपुलर म्यूज़िकल इंस्ट्रूमेंट ओवर देयर। अब बच्चे, कोई भी चीज़ जो लायर के साथ गाई जा सकती है, अ सॉन्ग विच कैन बी अकम्पनीड विद अ लायर, दैट बिकम्स अ लिरिक, LYRIC। जैसे हम मूवीज़ में कहते हैं ना कि फ़लाना बंदा लिरिसिस्ट है, उसने उस मूवी के लिरिक्स को, सॉन्ग्स को कंपोज़ किया है। तो उसी तरह से अगर किसी में एक सॉन्ग लाइक क्वालिटी हो, रिदमिक क्वालिटी हो, हम कहते हैं कि वो चीज़ लिरिकल है। बट यहाँ पे तो हम किसी पोएम या पोइट्री की बात नहीं कर रहे, हम यहाँ पे ऐसे की बात कर रहे हैं। तो हाउ कैन यू इंट्रोड्यूस दिस सॉन्ग लाइक क्वालिटी इन एन ऐसे? उसके लिए बेटे होता क्या है कि लिरिकल इज़ समथिंग विच कैन स्टर यू, जो आपके इमोशंस को स्टर कर दे, जो आपके अंदर फीलिंग्स अराउज कर दे। ये फीलिंग्स किसी भी तरह की हो सकती हैं, लव है, जेलसी है, हेट्रेड है, सिंपथी है, काइंडनेस है। एंड फॉर a particular essayist to arouse that kind of feelings, the essayist must write imaginatively। बहुत इमेजिनेशन यूज़ करनी है उसको, ताकि आपकी जो फीलिंग्स हैं उनको किंडल कर सके, उनको बढ़ा सके, उनको ज़्यादा से ज़्यादा सॉन्ग लाइक बना सके, ज़्यादा से ज़्यादा इमोशनली स्टर कर सके। ठीक है। सो जब हम लिरिकल ऐसे की बात करते हैं, नेचुरल सी बात है कि कोई भी ऐसे अगर पर्सनल फीलिंग्स, पर्सनल इमोशंस की बात करेगा तो दिस विल बी सॉर्ट ऑफ पर्सनल ऐसे, दिस विल बी सॉर्ट ऑफ इनफॉर्मल ऐसे। यहाँ पे आप रीडर के साथ एक 1-to-1 एक अपना जो एक जो होता है अपना एक रैपट इस्टेब्लिश करते हो, ताकि आपका पर्सनल इमोशंस डायरेक्टली आपके रीडर तक पहुँचे, या रीडर को पढ़ने पे लगे कि येस दिस ऑथर इज़ टॉकिंग टू मी ओनली, ही इज़ डिस्कसिंग माई प्रॉब्लम्स ओनली, या ये जो सोल्यूशन दे रहा है दिस टिपिकली फिट्स माई सोल्यूशन, दिस टिपिकली फिट्स माई प्रॉब्लम। और इसी वजह से जो 1-to-1 कॉन्टेक्ट एस्टेब्लिश होता है बिटवीन द रीडर एंड द एसेस्ट, दिस मेक्स दिस एसे मोर इनफॉर्मल। सो बच्चे, ये कैसे लिखा जाता है? इट्स रिटन ऑन एन इमेजिनेटिव और पर्सनल सब्जेक्ट इन अ पोइटिक मैनर। बड़े पोइटिक वर्ड्स यूज़ किए जाते हैं। पोइटिक वर्ड्स मीन्स कि ऐसे इसमें जगह जगह फिगर्स ऑफ स्पीच यूज़ की जाती हैं, फिगरेटिव डिवाइसेस यूज़ की जाती हैं जो आपकी इमेजिनेशन को किंडल करें। पर्सनल सब्जेक्ट्स में बहुत सारी चीज़ों को आप डायरेक्टली स्टेट नहीं करते, आप उनको थोड़ा सा इमेजिनेटिव वे में, आप उनको थोड़ा सा राउंड अबाउट वे में प्रेजेंट करते हो। सो किसी इमेजिनेटिव आस्पेक्ट के ऊपर, सपोज़ आप प्राइम मिनिस्टर होते, सपोज़ आपको कोई ब्यूटीफुल वुमन, आपकी बिलवेड आपको अग्री कर जाती, सपोज़ पर्सनली आपके लव, फ्रेंडशिप और कोई ऐसा बिट्रेयल, इस तरह के किसी इमोशन पे जो ऐसे लिखा जाता है, दैट इज़ लिरिकल। It's a contemporary creative non-fiction, but one thing is that there is a difference between fiction and non-fiction. फिक्शन क्या होता है? इट इंक्लूड्स नॉवेल्स एंड शॉर्ट स्टोरीज़। और नॉन फिक्शन क्या होता है? नॉन फिक्शन में इमेजिनेशन से ज़्यादा फैक्ट्स को, ओपिनियंस को और डेटा को, इलस्ट्रेशंस को, एग्जाम्पल्स को प्रेफरेंस दी जाती है। यही सबसे बड़ा डिफरेंस है बिटवीन प्रोज एंड फिक्शन। एसेज में आप इमेजिनेशन यूज़ करते हो जहाँ तक वर्ड्स का सवाल है, जहाँ तक आपके दिमाग की फीलिंग्स को एक्सप्रेस करने का सवाल है। बट अदरवाइज़ ऐसे जो होता है ये फैक्ट बेस्ड होता है, ट्रूथ बेस्ड होता है, और इसीलिए नॉन फिक्शन है। यहाँ पे नो डाउट आप अपने पर्सनल ओपिनियंस की बात कर सकते हो। पर्सनल ओपिनियंस आपके बहुत अच्छे भी हो सकते हैं और ये बैडली फॉर्म्ड भी हो सकते हैं। डिपेंड करता है कि आपकी परवरिश कैसे हुई है, आपकी वैल्यूज़ क्या हैं, आपका एथिक्स क्या है, आपका सोशो कल्चरल पॉलिटिकल सिनेरियो क्या है। बट अदरवाइज़ अगर आप मान के चलो कि एक एसेइस्ट एक बहुत वाइज मैन है, जिसकी जजमेंट बहुत स्ट्रॉन्ग है, जिसका विजडम बहुत अच्छा है, जिसकी पावर ऑफ ऑब्जर्वेशन बहुत अच्छी है, तो नेचुरल सी बात है कि जब वो नॉन फिक्शन लिखेगा, ही विल कम अप विद गुड आइडियाज़, ही विल कम अप विद गुड ओपिनियंस एंड व्यू पॉइंट्स। सो कंटेम्पररी अकरिंग एट द सेम टाइम, एसेइस्ट अपने ही
अपने ही प्रोटेक्स्ट में से, अपने ही सराउंडिंग्स में से, अपने ही कंटेम्प्रेरी टाइमिंग्स में से कुछ थीम्स को लेता है और उन्हीं को एक्सप्लोर करता है. सो इट कंबाइंस क्वालिटीज़ ऑफ पोइट्री, ऐसे, मेमोयर एंड रिसर्च राइटिंग. मेमोयर्स क्या होते हैं बेटा? पर्सनल मेमोरीज़ में लिए गए. सपोज़ मैं अपने किसी दोस्त की याद में कुछ लिख दूँ, या मैंने कहीं पे ट्रैवल किया था किसी एरिया में, वहाँ मेरे को कोई पर्सन मिला, उसकी यादें जो मेरे साथ जुड़ी हैं उस ट्रैवल से रिलेटेड, उस पर्टिकुलर हिल टॉप से रिलेटेड, उस पर्टिकुलर हॉर्स राइडर से, पोनी ऑनर से रिलेटेड. सो इस तरह की अगर चीज़ों को मैं शेयर करूँगी, दिस विल बिकम माई पर्सनल मेमोयर्स, मेरी मेमोरी से जो कल की गई हैं चीज़ें. रिसर्च राइटिंग, मेरे को कोई टॉपिक मिलता है रिसर्च करने के लिए. सपोज़ मैं गांधी की नॉन वायलेंस मूवमेंट पे कुछ लिखना चाहती हूँ. सपोज़ मुझे मदरिंग बहुत अच्छी लगती है, मैं पेरेंटिंग पे कुछ लिखना चाहती हूँ. सो आई विल रिसर्च इट थॉरली एंड द एसे विल बिकम, क्योंकि ये मेरी विल से जुड़ा है ये टॉपिक, मुझे पर्सनली इसमें बहुत ज़्यादा इंटरेस्ट है, तो नेचुरली आई विल मेक इट मोर लिरिकल एंड मोर इमेजिनेटिव. So here you break the boundaries of the traditional 5-paragraph essay. बच्चे 5-paragraph essay, as I keep on telling you time and again, जिसमें first paragraph introduces the topic, second, third and fourth paragraph carry the argument forward, build up करते हैं उस argument को जिसको आपने introduction में present किया है, and the 5th paragraph concludes the whole essay. और जो lyrical essay है वो इसकी boundaries को break कर देता है. कैसे? लिरिकल एसेज क्या करते हैं? दे कंबाइन फॉर्मल आस्पेक्ट्स ऑफ पोइट्री एंड प्रोज, दोनों को मिक्स अप कर देते हैं, पोइट्री और प्रोज को, और इनकी यूजुअली 2 फॉर्म्स हैं. फर्स्ट फॉर्म जिसको हम कहते हैं फाउंड फॉर्म. इट बोरोज द एक्सटर्नल फ्रेम ऑफ फुटनोट्स, इंडेक्सेस और लेटर्स टू ब्रिंग अबाउट द मीनिंग ऑफ द एसे. सो यहाँ पे आप कुछ फुटनोट्स ऐड करते जाते हो अपने एसे में. फुटनोट्स बेटा एक ना लाइन ड्रॉ कर दी जाती है पेज के नीचे, ठीक है, और जो बात मुझे, जैसे एक ऐसे के अंदर एक पर्टिकुलर जगह पे मैंने रेफ़र किया कार्ल मार्क्स, मुझे लगा कि मार्क्स के बारे में कुछ एडिशनल इन्फॉर्मेशन देने की ज़रूरत है, बट अगर मैं उसको ऐसे में इंक्लूड करूँगी तो ये मेरा फ़्लो तोड़ देगा, पर वो रीडर को पता होना चाहिए. तो मैंने कार्ल मार्क्स के ऊपर सुपरस्क्रिप्ट कर दिया 1, और नीचे फुट नोट में मैंने उस 1 सुपरस्क्रिप्ट को लेके वो एडिशनल इन्फॉर्मेशन दे दी जो मैं देना चाहती हूँ, एंड देन इट विल बिकम अ फुट नोट. इसके बिना बेटा कुछ इंडेक्सिंग की जाती है, कुछ इनिशियली कुछ ग्लॉसरी टाइप कुछ वर्ड्स इसमें एडअप किए जाते हैं, या ये लेटर की फॉर्म में हो सकते हैं, ताकि ऐसे के मीनिंग को बीच में ही ऐसे जो लेटर है वो इंक्लूडेड हो सकता है विद इन दिस ऐसे. सो आप देखो कि ये टिपिकल ऐसे नहीं है. एक ऐसे लिखते लिखते आपने बीच में कोई लेटर इंक्लूड किया, कोई फुटनोट इंक्लूड कर दिया, सो ये ट्रेडिशनल बाउंड्री को ब्रेक कर रहा है. देन इन्वेंटेड फॉर्म, जिसको आपने खुद से डिस्कवर किया है. यहाँ पे आपके पास लिबर्टी है, जैसे दिल करा करो. ऐसे लिखते लिखते बीच में पोइट्री की 2 लाइंस लिख दो, ऐसे लिखते लिखते बीच में कोई डायरी एंट्री शेयर कर दो, ऐसे लिखते लिखते बीच में आपको कोई इंस्टाग्राम या व्हाट्सएप पे कोई पोस्ट मिली, आपने उसके बारे में बीच में कोई 2 लाइंस कोट कर दी, कोई न्यूज़पेपर क्लिपिंग आपने बीच में शेयर कर दी, कैप्शन शेयर कर दी. तो यहाँ पे आपके पास लिबर्टी है, यू कैन इन्वेंट इट द वे यू लाइक. So it can take any shape and organization. For example, Anne Carson's का बेटा एक ऐसे है The Glass Essay, and it is written as tercets and quatrains. ऐसे होके भी पोइटिक फॉर्म में लिखा गया. टर्सेट 3 लाइन्स के स्टैंजास, क्वेट्रेन्स 4 लाइन्स के स्टैंजास. सो ऐसे को ही ऐसे लिख रही है, कहीं 3 लाइन स्टैंजास बना दिए, कहीं 4. तो देखने में देखो कितना अच्छा लगेगा, है ना. सो लिरिकल एसेज के अंदर किस तरह के टॉपिक्स होते हैं जिन पे ये लिखे जाते हैं? इट कैन इंक्लूड प्रोविजनल रिस्पॉन्सेस, सबवर्सिव आर्ग्यूमेंट. सबवर्सिव जिनको आप ओपनली एक्सप्रेस नहीं कर सकते, दीज आर सबवर्सिव. जिनको आप हिडन वे में इमेजिनेटिव लैंग्वेज के साथ, फिगर्स ऑफ स्पीच के साथ आप इनको प्रेजेंट करते हो, ठीक है. और इट कैन हैव कन्वर्सेशनल डाइग्रेशंस. ठीक है, डाइग्रेशन किसी से मैंने कन्वर्सेट की बट मैं वहाँ पे अग्री नहीं करती, और मेरा कोई ओपिनियन उस बंदे से डिफरेंट है, दैट ओपिनियन आई कैन शेयर इन द फॉर्म ऑफ एन एसे. Then polyvocality and code switching, these play a major role in the lyrical essay. Beta, poly means multiple, many, vocality sounds.
जैसे मैंने किसी ऐसे में एक सिंगल व्यू पॉइंट नहीं रखना, मैं 3-4 अलग अलग लोगों के उस पर्टिकुलर टॉपिक के ऊपर व्यू पॉइंट्स रखना चाहती हूँ। सपोज़ मैं नॉन वायलेंस की बात कर रही हूँ, मैं उसमें सिर्फ गांधी को इंक्लूड नहीं करती, मैं किसी जैन मुनि को इंक्लूड कर लेती हूँ, मैं किसी फॉरेन वेस्टर्न स्कॉलर को इंक्लूड कर लेती हूँ, मैं किसी साइंटिस्ट को इंक्लूड कर लेती हूँ, जेसी बोस जैसे को। सो मैं जब अलग अलग व्यू पॉइंट्स वहाँ पे प्रेजेंट करूँगी, दिस विल मेक माई ऐसे पॉलीवोकल। इसी तरह से कोड स्विच करना फ्रॉम वन कोड टू अनदर, अगर आप मूव कर जाते हो विद इन एन ऐसे, ये एक मेजर टेक्निक है टू राइट दिस वन। जैसे क्लॉडिया रैंकिन का एक ऐसे है, सिटीजन एंड अमेरिकन lyric, there is switching between highly personal diary kind of language and academic language. डायरी काइंड ऑफ क्या होती है बेटा? इनफॉर्मल डायरी। हम यूजली हम सोचते हैं कि कभी कोई बंदा आएगा, मेरी डायरी पढ़ेगा, तो मैं उससे बात करूंगी कि आज मेरे साथ ऐसे हुआ, आज मेरे साथ ऐसे हुआ। इसमें हम अपनी लाइफ की छोटी छोटी चीज़ें जिनको शायद हम किसी से शेयर नहीं करते वो भी लिख देते हैं, बहुत इनफॉर्मल, बहुत पर्सनल। और दूसरी तरफ एकेडमिक राइटिंग। एकेडमिक राइटिंग क्या होती है? प्रोफेशनल काइंड ऑफ, रिसर्च काइंड ऑफ। उसमें आप अपनी पर्सनल चीज़ें शेयर नहीं करते, उसमें जो भी बेटर थिंकर्स उस टॉपिक पे सोचते हैं आप उन चीज़ों को इंक्लूड करते हो। सो ये जो ऐसे है इसमें मिक्सिंग की गई है ऑफ पर्सनल एलिमेंट एंड द फॉर्मल एलिमेंट। कुछ और एग्जाम्पल्स देखो, जैसे माइकल ओंदासीज ऐसे टिन रूफ, हेलेन सिक्सवर्स द लाफ ऑफ द मेडुसा। द ऐसे, ये जो हम जिस ऐसे की बात कर रहे हैं, इट वॉज चैम्पियनड बाय राइटर जॉन द अगाथा, लाइफ स्पैन ऑफ अ फैक्ट। इट्स द नेम ऑफ द ऐसे विच वॉज रिटन बाय दिस ऑथर। नेक्स्ट इज डिस्क्रिप्टिव ऐसे। डिस्क्रिप्शन देना, डिस्क्राइब करना, एट लेंथ किसी सीन के बारे में बताना, किसी घटना के बारे में विस्तार से वर्णन कर देना, इट विल मेक द ऐसे डिस्क्रिप्टिव। इट एम्स टू डिस्क्राइब और इलस्ट्रेट अ पर्सन। हम किसी बंदे को डिस्क्राइब कर सकते हैं। मैंने जवाहरलाल नेहरू पे कोई ऐसे लिखा है, मेरे को सुभाष चंद्र बोस की बायोग्राफी बहुत अच्छी लगती थी, मैंने उनकी क्वालिटीज़ को डिस्क्राइब किया है। खुशवंत सिंह अपनी खुद की ग्रैंडमदर को डिस्क्राइब करता है, उसकी क्वालिटीज़ को। और यू कैन डिस्क्राइब एन आइडिया और अ सिचुएशन और अ प्रोसेस। सो ये जो डिस्क्रिप्शंस हैं इनमें रीडर्स खुद अपनी सेंसेस को यूज़ करते हैं, 5 की 5 सेंसेस को, टच, टेस्ट, स्मेल, हियरिंग एंड साइट, टू अंडरस्टैंड द थिंग्स। मैं बार बार सबको कहती रहती हूँ कि ये जो 5 सेंसेस हैं ये वेस्टर्न फ़िलॉसफी का पार्ट है। इंडिया में बीच में मन, बुद्धि, अहंकार जैसी जो सेंसेस हैं वो भी इंडियन फ़िलॉसफी उसको एडप्ट कर देती है। और अगर आप उन तीनों को यूज़ करोगे ना, तो जो भी आपकी एज अ रीडर इंटरप्रिटेशन रहेगी वो बहुत ही ज़्यादा चेंज्ड हो जाएगी। ठीक है, दीज आर नॉट ओनली इवोकेटिव सेंसेस, दीज आर मोर इंटेलेक्चुअल सेंसेस बेसिकली। These senses are stimulated by using imagery. So images जगह जगह पे बनाई जाती हैं शब्दों के साथ, ताकि जैसे आप सपोज़ किसी फील्ड की बात कर रहे हो, डिस्क्राइब कर रहे हो, आपने ऑटम को डिस्क्राइब कर दिया बीच में कि वहाँ पे ऐसे ऐसे फ्रूट्स हैं, ऐसे ऐसे जो रीपर है वो ऐसे कर रही है, दो इट्स अ पार्ट ऑफ पोइट्री, बट अगर आप उसको ऐसे में भी इस तरह से डिस्क्रिप्शन दे दो, सीन की, पर्सन की डिस्क्रिप्शन दे दो, उसकी आईज़ ऐसी हैं, नोज़ ऐसे है, लाइक दिस, तो आपकी आंखों के आगे एक इमेज बनता है। आपके कानों को किसी खास तरह का म्यूज़िक सुनता है, आपकी नोज़ किसी खास तरह के ऑल्फैक्टरी सिग्नल्स को कैच करती है, एंड दिस काइंड ऑफ इमेजरी मेक्स दिस ऐसे मोर डिस्क्रिप्टिव। सो इट मेक्स थिंग्स रियल एज वेल एज रिमार्केबल। अगेन इस तरह के एसेज में टिपिकल 5 पैराग्राफ पैटर्न को यूज़ किया जाता है, जिसमें स्टार्टिंग का जो इंट्रोडक्शन पार्ट है उसी में ही थीसिस स्टेटमेंट विच इज़ द मेन टॉपिक यू आर गोइंग टू डिस्क्राइब। उसके बाद 3 बॉडी पैराग्राफ्स हैं जिसमें आप उस चीज़ की फर्दर डिस्क्रिप्शन दोगे, उसको फर्दर इलाबोरेट करोगे, एंड द लास्ट पैराग्राफ कंटेन्स अ कंक्लूजन। कुछ एग्जाम्पल्स देखो, यूडोरा वेल्टी का ऐसे है द कॉर्नर स्टोर। इस ऐसे में स्टोर के कॉर्नर पे एक स्टोर है किसी मार्केट प्लेस में, उस स्टोर में किस तरह की आइटम्स हैं, किस तरह की शेल्फ्स हैं, किस तरह का काम हो रहा है, तो उसको लेके डिस्क्रिप्टिव इमेजेस दी गई हैं उस स्टोर को लेके। ऐसे ही एक और ऐसे है, दिस इज़ बाय जॉन लिपमैन एंड द ऑर्केस्ट्रा प्लेड ऑन। ऑर्केस्ट्रा जहाँ पे काफ़ी सारे जो म्यूज़िक आर्टिस्ट हैं अपने अपने इंस्ट्रूमेंट पे प्ले करते हैं।
इस ऐसे में एक वॉयलिन केस को डिस्क्राइब किया गया, एक खास तरह का वॉयलिन केस जो किसी खास तरह की वुड का बना है, कुछ खास उसका डिज़ाइन है, उसको डिस्क्राइब किया गया अलॉन्ग विद द करेक्टर्स। देयर इज़ अनदर ऐसे यान बाय कोयोको मोरी। ब्राइट कलर्स यूज़ किए गए हैं यहाँ पे यॉन बॉल्स को, जैसे बेटा ऊन के गोले होते हैं ना, तो अलग अलग कलर्स के बॉल्स हैं, उनको डिस्क्राइब किया गया है इस ऐसे में। एंड ये वो बॉल्स हैं जिनके थ्रू बच्चों के लिए, छोटे बच्चों के लिए जो मिटन बुने जाते हैं, उनके ग्लव्स होते हैं जिसमें फिंगर्स जो होती हैं वो बीच में ही बच्चे की छुप जाती हैं, मतलब उसको पूरा का पूरा कवर दिया जाता है। सो एक और इसी तरह का ऐसे है बाय सलमान रश्दी, दिस इज़ द ताजमहल। इस तरह के जो एसेज होते हैं, डिस्क्रिप्टिव एसेज, दीज एम टू प्रेजेंट एन ऑनेस्ट एंड अ क्लियर पिक्चर रिगार्डिंग द ऑब्जेक्ट दैट द ऑथर इज़ डिस्क्राइबिंग। ज़्यादातर जो ट्रेवल एसेज होते हैं वो इसी कैटेगरी में हैं। फॉर एग्जांपल आप सिंगापुर गए, आप नैनीताल गए, आप यूरोप के किसी चीज़ के ऊपर लिख रहे हो, तो वहाँ पे आपको रियल डिस्क्रिप्शंस देनी है, बोट्स कैसी थी, लोग कैसे थे, क्लाइमेट कैसा था। सो देयर यू यूज़ डिस्क्रिप्टिव एसेज। और यहाँ पे आप इवोक करते हो सेंसेस को जगाते हो, अवेकन करते हो, ताकि वो अपनी आँखों के आगे, आपके कानों के आगे उस तरह की आवाज़ को ला सकें, उस तरह की सीन को ला सकें, दैट मेक्स द ऐसे मोर रियल एंड दिस ब्रिंग्स द थिंग और प्लेस क्लोज टू द रीडर। नेक्स्ट इज़ इमेजिनेटिव ऐसे, जहाँ पे आप इमेजिनेशन की फैकल्टी को यूज़ करते हो। जैसे सैमुअल टेलर के कॉलरिज कहता ना कि इमेजिनेशन एक हाईली गिफ्टेड लोगों के पास रहने वाली फैकल्टी है, जिससे आप ऑर्डिनरी चीज़ों को भी एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी वे में प्रेजेंट कर सकते हो। सो इट रिलाइज ऑन द यूज़ ऑफ इमेजिनेशन एंड डज़ नॉट रिलाई मच ऑन द फैक्चुअल डिटेल्स। सो यहाँ पे फैक्ट्स की, डेटा की, एग्जाम्पल्स की, रियल लाइफ चीज़ों की बात आप नहीं करते, इमेजिनेशन में चले जाते हो। मान लो मुझे एक ऐसे लिखना है कि काश एलिफेंट भी उड़ सकते, काश मैं प्रिंसेस होती। अब ऐसे ऐसे में रियली ना तो मैं प्रिंसेस हूँ ना एलिफेंट्स उड़ते हैं। काश एक पृथ्वी पे ऐसा क्रिएचर होता जो इस तरीके से आवाज़ निकाल सकता कि सारे लोग डर जाते। काश ऊपर प्लैनेट में से कोई एलियन आ जाता और वो इस तरह से सारी धरती को हरा भरा कर देता। तो ये जो एसेज हैं बेटे टोटली इमेजिनेटिव हैं, रियल लाइफ से परे हैं, और इसीलिए हमें जहाँ पे फैक्ट्स को या डिटेल्स को या इलस्ट्रेशंस या एग्जांपल्स देने की ज़रूरत नहीं है। आप फ्री प्ले दे सकते हो अपनी इमेजिनेशन को। सो द मेन फोकस इज़ टू हेल्प द रीडर इंजॉय इन एन एस्थेटिक सेंस। एस्थेटिक, आप चीज़ की ब्यूटी अप्रिशिएट करो। किस तरीके से एक ऑथर ऐसे लिख रहा है कि अगर एलिफेंट उड़ सकते तो आकाश में ऐसे ऐसे रोड्स बनी होती, एक एलिफेंट दूसरे एलिफेंट से ऐसे मिलता, वो ये बात कहता। आप मतलब फ्री प्ले, आप सोच के हैरान हो जाते हो कि कैसे इस बंदे ने ये चीज़ इमेजिन कर ली, इसने कैसे यहाँ पे कहा कि जो एक एलिफेंट था उसके सामने से इंसान का एरोप्लेन आ रहा था, बीच में ऐसे हो गया। मतलब ये मैं अपनी इमेजिनेशन यूज़ कर रही हूँ, बट आई मीन टू से कि आप ब्यूटी अप्रिशिएट करते हो वर्ड्स की, आप ब्यूटी अप्रिशिएट करते हो इमेजेस की, आप अप्रिशिएट करते हो राइटर की क्रिएटिविटी की, जिसने बिल्कुल ही अलग हटके एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी वे में किसी चीज़ को प्रेजेंट किया है। सो द टॉपिक ऑफ द ऐसे कैन बी अ सिचुएशन फार फ्रॉम रियलिटी, जो वास्तविकता की दुनिया से बहुत परे है, एंड इट इज़ मेड विविड वेरी क्लियर, आपकी आंखों के आगे जैसे क्लियर पिक्चर बनी हो, बाय रिच इमेजिनेशन एंड आर्टिस्टिक स्किल। काफ़ी सारी फिगर्स ऑफ स्पीच यूज़ करनी पड़ेंगी नेचुरली इसको इमेजिनेटिव बनाने के लिए। आप कंपैरिजंस कर सकते हो यूजिंग मेटाफर्स, आप सिमिलीज यूज़ कर सकते हो, और आप इमेजरी, आंखों के आगे इमेजेस क्रिएट कर सकते हो विद द हेल्प ऑफ वर्ड्स। जैसे कि एक ऐसे अगर आपको एक टॉपिक दिया जाए, व्हाट इफ़ एलिफेंट्स कुड फ्लाई, और इफ़ आई वर द प्रेसिडेंट। The imaginative essays can be about historical और fantastic situations also. Suppose आपको कहा जाए कि एक ऐसे लिखो कि मान लो जो टर्क्स हैं वो इंडिया में आते ही नहीं। सपोज़ पृथ्वीराज चौहान की डिफ़ीट ही ना होती। सपोज़ जो
मंगल पांडे म्यूटिनी है उसमें जो इंडियन सोल्जर्स हैं वो विन कर जाते। तो यहाँ पे भी देखो रियलिटी में तो चीज़ें बहुत डिफरेंट हुई हैं, बट अगर आपको कहा जाए कि ये एक टॉपिक है तो आप इसके ऊपर ऐसे लिखो तो आप फ्री प्ले इमेजिनेशन का करोगे, है ना, कि क्या हुआ होता, आज का इंडिया का सिनेरियो क्या हुआ होता अगर ब्रिटिश उस टाइम इंडिया में ना आते, कहाँ पे हमारी टेक्नोलॉजिकल एडवांसमेंट होती, कहाँ पे हमारा एग्रीकल्चर होता, कहाँ पे हमारा इंडिजिनस सिस्टम होता। तो यहाँ पे फ्रीली आप क्रिएटिविटी और कॉमन सेंस को यूज़ करके इन एसेस को लिखोगे। सो एंड दीज कैन डिस्कस एनीथिंग। बेटा फैंटेसी क्या होती है? फैंटेसी ऐसी चीज़ जिसको जो आम दुनिया में, आम भौतिकता की दुनिया से बिल्कुल परे हो। जैसे हम बात करते हैं एक रोल टाल की है, चार्ली एंड चॉकलेट फैक्ट्री, है ना, एक फैक्ट्री जिसके अंदर सब कुछ ही चॉकलेट का है। सो चार्ली को एक गोल्डन टिकट मिलती है और उसके बाद वो चॉकलेट फैक्ट्री में जाता है और कैसी कैसी चीज़ें उसके और उसके दोस्तों के साथ और फैमिली मेम्बर्स के साथ होती हैं। तो पूरी तरह से फैंटेसी पे बेस्ड है, बड़ी अजीब अजीब घटनाएं होती हैं वहाँ पे उसके साथ, ठीक है। सो स्पेस ट्रेवल से रिलेटेड आप 2050 में चले गए हो, 2050 में आप टाइम मशीन की हेल्प से चले गए हो, वहाँ की दुनिया अलग है, आप एक डोरेमोन की तरह कहीं और चले गए हो, वहाँ पे आपको दिख रहा है कि पुराने ज़माने का संसार है, बहुत पुराना, स्टोन एज का या आयरन एज का, वहाँ के लोगों का उठना बैठना डिफरेंट है, या आप एक और आइलैंड पे पहुँच गए हो। सो इस तरह से अगर आप किसी टॉपिक पे ऐसे लिखोगे दैट विल बी टोटली फैंटेस्टिकल, अवे फ्रॉम रियलिटी। सो ये एसेस किसी भी टॉपिक पे हो सकते हैं, लाइक स्पेस ट्रेवल पे, सिविल राइट्स को लेके क्या होता अगर इस तरह के राइट्स होते, नेल्सन मंडेला ऐसे रहता, मार्टिन लूथर किंग इस तरह से उसका असैसिनेशन ना होता। सो यहाँ पे आपको इस ऐसे को लिखने के लिए ब्रेनस्टॉर्मिंग करनी पड़ेगी, बहुत सारे आइडियाज़ को दिमाग में लाना पड़ेगा। इसका बेटर वे होता है कि एक पेपर पे एक टॉपिक लो, उसके रिलेटेड जितने भी आइडियाज़ आपके दिमाग में आते हैं कीप ऑन नोटिंग दिस डाउन, देन यू कैन चूज़ द मोस्ट एक्स्ट्रावेजेंट टॉपिक। बहुत ही हटके से आप एक टॉपिक चूज़ करो और उसमें कुछ सेंसरी डिटेल्स, ताकि किसी की सेंसेस को इवोक किया जाए, उसकी आंखों के आगे वैसी पिक्चर्स, वैसी साउंड्स जनरेट की जा सके। और आप यहाँ पे रियलिस्टिक कन्वर्सेशन डाल सकते हो विद इमेजिनरी करेक्टर्स। मैं यहाँ पे एक एग्जांपल दूंगी, वैसे तो वो नॉवल है, जैसे एलिस इन वंडरलैंड में एक हम्टी डम्टी जैसा करेक्टर इमेजिन किया जो कि एग है, कैसे वो बैठा है, कैसे वो उसको लगता है कि मैं यहाँ से गिर जाऊँगा तो मैं टूट जाऊँगा और किंग्स मैन या किंग्स सोल्जर्स मेरे को वापस ओरिजिनल शेप में नहीं ले पाएंगे। यू ऑल मस्ट हैव हर्ड अबाउट दैट नर्सरी राइम, है ना। तो ये कितना इमेजिनेटिव वे में इस तरह से एक अजीब सी चीज़ को इमेजिन किया गया, and then you can have fantastic images.